प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। और आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटी के उस महाग्रंथ की यात्रा पर निकलेंगे जिसे भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, अधिकारों और सपनों का जीवंत दस्तावेज है, जो हमारे देश की आत्मा है। कभी आपने सोचा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और रहन-सहन बदल जाता है, वहां सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे चलता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कैसे काम करती हैं? हमें वोट देने का अधिकार, बोलने की आज़ादी और अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता कहां से मिलती है? क्यों कोई भी सरकार तानाशाह नहीं बन सकती? इन सभी क्यों और कैसे का एक ही जवाब है: हमारा संविधान। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की दुनिया में एक गहरा गोता लगाएंगे। ये वो विषय है जो न केवल हर प्रतियोगी परीक्षा की रीढ़ है, बल्कि एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते भी इसे समझना हमारा कर्तव्य है। इस लेख में हम शून्य से शुरू करेंगे। हम ये नहीं रटेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि उन अनुच्छेदों की जरूरत ही क्यों पड़ी। हम जानेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा लेकर कैसे एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भारत की शासन प्रणाली के इस रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर आपको अपने अधिकारों और देश की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नया और अद्भुत जानने को मिलेगा। भाग 1: संविधान क्या है? देश की नियम पुस्तिका। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मंजिल क्या है। ठीक वैसे ही संविधान को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर संविधान होता क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में, संविधान किसी भी देश के उन मौलिक कानूनों और सिद्धांतों का संग्रह है जिनके आधार पर उस देश का शासन चलाया जाता है। ये एक तरह से देश की नियम पुस्तिका या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नियम पुस्तिका मुख्य रूप से 3 काम करती है। सरकार की रूपरेखा तैयार करना, ये बताती है कि देश में सरकार कैसे बनेगी। सरकार के 3 मुख्य अंग होंगे: विधायिका, जो कानून बनाएगी, जैसे हमारी संसद; कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करेगी, जैसे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल; और न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या करेगी और विवादों का निपटारा करेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संविधान इन तीनों अंगों की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना: संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार निरंकुश या तानाशाह ना बन जाए। ये सरकार को कुछ मौलिक अधिकारों की एक लक्ष्मण रेखा देता है जिसे वो पार नहीं कर सकती। ये नागरिकों को सरकार के अन्याय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बताना: संविधान न केवल सरकार बल्कि देश के नागरिकों के लिए भी नियम बनाता है। ये हमें बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, और देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब ये बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। इसका विशाल आकार भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय की जरूरतों को समायोजित किया जा सके। भाग 2: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान की कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। परीक्षाओं में इन विशेषताओं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित, इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहां से जो भी अच्छी बातें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगी, उन्हें अपना लिया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। हमारा संविधान न तो ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीला है,
जहां कानून आसानी से बदला जा सकता है, और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर, जहां संशोधन बहुत मुश्किल है। इसमें दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत एक संघीय देश है, जिसका अर्थ है कि यहाँ केंद्र और राज्य दो स्तरों पर सरकारें हैं और दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन हमारा संविधान केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाता है। आपातकाल की स्थिति में एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधान इसे एकात्मक यानी कि यूनिटरी बनाते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप। हमने ब्रिटेन से प्रेरित संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसमें कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की एक पिरामिड जैसी संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स और फिर जिला अदालतें हैं। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो उन्हें राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। इनका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSP। संविधान के भाग 4 में सरकार के लिए कुछ नैतिक निर्देश दिए गए हैं। ये कानून की तरह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देश में एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए सरकार से इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है। मौलिक कर्तव्य। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये नागरिकों को उनके देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा तथा सभी नागरिकों को अपने पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता देगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में हर वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे बिना किसी भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा के वोट देने का अधिकार है। भाग 3 संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल से होती है, जिसे संविधान की आत्मा, कुंजी या पहचान पत्र कहा जाता है। ये पूरे संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को सारांशित करती है। प्रस्तावना के हर शब्द का एक गहरा अर्थ है। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ये घोषणा करती है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है और संविधान को उसी ने बनाया और स्वीकार किया है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द संप्रभु यानी सॉवरेन। भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य आय, प्रतिष्ठा और जीवन स्तर की असमानताओं को कम करना है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी नहीं। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। देश का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रस्तावना के उद्देश्य न्याय यानी कि जस्टिस। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना। समता यानी कि इक्वालिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना। बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। देश के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भाग 4 नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, लोकतंत्र की बुनियाद। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे आम नागरिक से जुड़ा है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ये वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं।
ये सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं और वाद योग्य हैं, यानी इनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन यानी कि 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार यानी कि अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं।